हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पीवाई की क्वेश्चन है। इसमें संख्याओं के बारे में बहुत पूछता है, तो हमने क्या किया, एक ही वीडियो में सारे संख्याओं को शामिल कर दिया है। जैसे सबसे पहला आता है सम संख्या, है ना। वो यानी वो सम संख्या क्या होती है, तो हम वे संख्याएँ जो क्या होती हैं, 2 से कट जाती हैं। जैसे 2, 4, 6 और 8 ऐसे ही क्या हो जाए, इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। यानी कि वे संख्याएं जो क्या होती हैं, 2 से कट जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है। अगला आता है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, यानी 2 के पहाड़े में नहीं आती हों या 2 से कटती नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे ही क्या चलेंगे, इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का साइन। ठीक है। तो पहली होगी सम संख्या जो क्या होती हैं, 2 से कट जाती हैं। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। अब आता है अभाज्य संख्या। इसको ध्यान देना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो क्या होती हैं, खुद से यानी कि स्वयं से कटती हों, स्वयं से और एक से तो ऐसे सारी संख्याएं कटती हैं। एक से, स्वयं से और एक से कटने वाली, ठीक है, कटने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। जैसे में सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या कहा जाए तो वो होती है 2। उसके बाद 2, 3, 5, 7। अब यहाँ 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है, 3 के टेबल में आता है, तो 9 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 11। ऐसे ही और संख्याएं जो होंगी जो सिर्फ अपने आप से यानी खुद के टेबल में आती होंगी, या एक से तो सारी संख्या कटती हैं, लेकिन जो खुद से कटती हैं, स्वयं से कटती हों या किसी के टेबल में नहीं आती हैं, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगर हम 1 से 100 के बीच में बात करें तो 25 संख्याएं होती हैं, आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पे और पूछ सकता है कि 90 से और 100 के बीच में कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, तो बताना है सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, 97 यानी 97। ठीक है। तो चलिए अगली संख्या अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर यानी कि जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड जो होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा। जैसे 4 है तो 4 का गुणनखंड क्या क्या है, यानी किन किन संख्याओं से 4 कटेगा, 1 से तो कटता ही है, 2 से कटता है और खुद 4 से कटता है। तो यानी 1, 2, 3 2 से ज़्यादा हो गई, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या है। अभाज्य क्या होंगे, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, इसका क्या हो, गुणनखंड। अगर ऐसे भी सिंपल भाषा में समझे तो क्या होता है, इसका गुणनखंड जो हो क्या हो, सिर्फ 2 हो। एक तो 1 होगा और एक स्वयं वो संख्या होगी। और भाज्य संख्या क्या होंगी, 2 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, फैक्टर। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, मतलब 1, 2, 3 ऐसे जाएंगे इनफाइनाइट तक। कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कांट फाइंड, यानी हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब अगली संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है जिसमें हम 0 को शामिल कर लें, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। बाकी सब के सब क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अगर ये पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्णांक पूछे, मतलब पूर्ण संख्या पूछे, तो क्या होती है, 0 होती है। बाकी संख्याएँ क्या होती है, दोनों सेम टू सेम होती है। अच्छा, यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता है कभी कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो जी हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में क्या है, शामिल है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से इसमें भी शामिल है। लेकिन अगर यही कहे कि पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है, 0 शामिल है, इसमें 0 शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीजर। यानी ये संख्याएं जिसमें क्या होता है, नेगेटिव संख्या भी हो या पॉजिटिव संख्या या 0, सब जो शामिल हो जाएंगे उसमें क्या जाएगा, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। यानी इसमें धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है, वो सबको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी अपान के रूप में। लेकिन एक शर्त ये होती है कि q जो हो वो नॉट इक्वल टू 0। q क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो हर होगा, यानी ऊपर वाला जो अंश है और हर है, तो हर क्या हो जाना, 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला संख्या जो अपरिमेय संख्या होती है, जो हम लोग क्या कहेंगे कि p/q के रूप में नहीं किया जा सकता है, नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है,
नहीं दर्शा सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे में रूट में 5 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड क्या कहलाता है या अपवर्तक क्या कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जो हमारे अभाज्य संख्या है जिसमें 2 ही गुणनखंड होते हैं, उसी तरह गुणनखंड होता क्या है, यानी कि दी हुई संख्या, यानी कि जो भी संख्या दी हुई है उसको जो जो संख्याएं मिलके काट सकती हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? उसका गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक संख्या हम छोटा से लेते हैं 8। अब 8 को हम लोग क्या करेंगे? 8 को देखेंगे कि ये कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इनको क्या करती हैं? काट देती हैं। तो देखिए, 1 तो सबको काटता है तो 1 होगा, 2, फिर उसके बाद 3 नहीं काटेगा, 4 के टेबल में आता है ना तो 4 हो गया, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता और 8 स्वयं के टेबल में आता है। यानी कि 1, 2, 4 और 8 इसके क्या हो गए? ये गुणनखंड हो गए। ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में भी कि किसी संख्या को दे देगा, उसका पूछेगा कि गुणनखंड बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि वो किन किन टेबलों में डिवाइड होता है। चलिए आगे गुणनखंड समझ में। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 12। अब 12 ले लेंगे। देखिए, 1 तो सब में होगा, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और स्वयं खुद 12 से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी संख्या कितनी हो गई? गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। अरे समझ में? तो ऐसे ही क्या पूछेगा, जब आपसे गुणनखंड पूछे चाहे अपवर्तक पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? उस संख्या को निकालना शुरू कर देंगे कि किन किन संख्याओं से कटता है, यानी किन किन के टेबल में वो आता है, पहाड़े में आता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, अपवर्तक या गुणज या गुणांक क्या होता है। अब जैसे कोई क्वेश्चन कह दे कि बताइए 5 के 5 गुणज बताइए, हमने कहा 5 के 5 गुणज बताइए, यानी कि हमने जो कहा वो 5 की कितने संख्या बतानी है? 5 गुणज बतानी है। गुणज का मतलब हो गया सिर्फ इतना याद रखना है कि पहाड़ा पढ़ देना, 5, 10, 15, 20, 25। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि अपवर्तक पूछे, गुणज पूछे, चाहे गुणांक पूछे तो हमेशा याद रखना है टेबल पढ़ देना है। जिस संख्या का पूछेगा उस संख्या का टेबल हम पढ़ देंगे। जितनी बार पूछेगा उतनी बार हम लोग क्या कर देंगे? टेबल उसका पढ़ देंगे, यानी पहाड़ा पढ़ देंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन आता है 12 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार क्या होता है। ये भी पूछता है प्रसार, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो रेंज, RANGE, रेंज क्या होता है। तो देखिए, जब हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हो गए, डाटा दिया हो, जैसे मान लेते हैं ये डाटा है हमारे पास 2, 3, 6, 7, 10, 12, 20, ये हमारे पास कुछ डाटा दिए गए हैं किसी भी चीज़ का। तो अगर हम पूछें कि इन दोनों के बीच में प्रसार कितने का है, यानी कि रेंज क्या है इसकी, तो प्रसार निकालते समय हमेशा याद रखना है बड़ी संख्या जो उस टेबल में दी होगी, मतलब उस आंकड़े में से सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी होगी उसको क्या कर देंगे? अंतर निकाल देंगे। तो सबसे बड़ी क्या है? 20, 20 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 18, यानी कि इसका रेंज कितना है? 18, है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जो भी संख्याएं, जो भी डाटा हमको दिया होगा उसमें जो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी उन दोनों के बीच क्या निकाल देंगे? अंतर निकाल देंगे, तो हमको रेंज पता चल जाएगी, उसका प्रसार पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्य क्या कहलाता है। तो माध्य हमेशा याद रखना है, माध्य मतलब, और एक तरह से हम लोग पढ़ें सिंपल भाषा में तो औसत ही होता है। और माध्य का मतलब ये होता है कि जो दी हुई संख्याओं के सबसे बीच वाला जो सुटेबल होगा, यानी जो सबसे बीच में संख्या पाई जाती होगी, मानी जाती होगी, वही क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। जैसे अगर हम देखें 2, 4, 3, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास कितनी संख्या है? 5 है। अब इसमें हम क्या करना है कि जब माध्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सभी संख्याओं का जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं का, सभी का योग निकालेंगे। ठीक है, तो योग देखिए 2 + 4 + 3 + 5 + 5, तो कितना हो गया? 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 19 और 2 कितना हो गया? 21, 21, यानी हमारा मान कितना आया? 21। अब हमारे पास टोटल क्या आ गया? योग 21। संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्य बराबर सूत्र आपका हो जाएगा यहीं पे, माध्य बराबर कुल योग बटा में कुल संख्या। तो कुल योग हमने कितना निकाला? 21। कुल संख्याएं कितनी हैं? 5। अब 5 से क्या कर देंगे? इसको कटा देंगे। देखो 5 का 20, एक बचा, दशमलव लगा देंगे, 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 4.2। इसका माध्य क्या आ गया? 4.2। हमेशा याद रखना है ऐसे। अब देखिए
अब जब हमसे पूछेगा कि माध्यिका, इसी क्वेश्चन पे देखते हैं, जब इसका माध्यिका पूछे तो हम इस जो सीरीज़ दी हुई है उसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। अब इसमें से देखेंगे कितनी संख्या हैं, 5 हैं। तो इसमें से 2 इधर का निकाल दिए और 2 इधर का निकाल दिए, बीच में कौन सी संख्या आ गई, 4 आ गई। तो यही हमारा माध्यिका हो गया। क्या आ गया, माध्यिका हमारी जो आ गई वो क्या आ गई, 4 आ गई। आया समझ में। अब मान लीजिए कभी कभी को दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये सम विषम है, अगर यही सम होता तो क्या करते। तो हमेशा याद रखिए, जब सम संख्याएं आ जाती हैं, यानी कि अगर यहाँ 5 की जगह 6 संख्याएं दी हुई थी हमको, तो जब हम बीच में निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या और बढ़ा लेते हैं इसी में, 2, 3, 4, 5 और 7। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इतनी संख्या हो गई, 6 हो गई। तो इसमें से 2 इधर से निकाल लीजिए, 2 इधर से निकालिए, बच गया 2 बीच में। इन दोनों को क्या करिए, प्लस कीजिए। क्या करेंगे, प्लस 3 और प्लस 4, अब बटे में 2 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 बटा में 2। अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। यानी कि ये आपका माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। आ रहा समझ में। नहीं आएगा तो फिर से आपको अगले वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में फिर समझा देंगे। अब देखिए, बहुलक, बहुलक का मतलब होता है कि वो संख्या है जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुई है। सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगी वही उसका बहुलक होगा। इसमें देख लीजिए 1, 2 बार रिपीट हुआ है और बाकी सब सिंगल है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बहुलक 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऐसा समझ में। नहीं आया तो अगले वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आ गया आपका सहभाज्य। तो ऐसा अभाज्य यानी ऐसी दो संख्या है जिसका अगर हम निकाले गुणनखंड तो सिर्फ क्या हो, एक ही निकलता हो। उसका गुणनखंड क्या हो, सिर्फ एक निकलता हो, उसी को हम लोग सहभाज्य कहते हैं। जैसे अगर हम ले चाहे तो 3 और 5 का जोड़ा ले लेते हैं। अगर हम इसका गुणनखंड निकालने जाएँ 3 और 5 का, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक से ही डिवाइड होगा, तो 3 और 5 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। यानी कि वे सारे ऐसी दो संख्या हैं जिनका गुणनखंड क्या हो, सिर्फ एक हो, उसको हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आता है लघुत्तम समवर्तक। अब इसको भी ध्यान से समझ लिए। वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम मतलब होता है, देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से काट दे, यानी दी संख्या से कट जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 2, 4 और 6। अब हम ऐसा कोई नंबर फाइंड करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो हम ऐसा कोई नंबर फाइंड करेंगे, अगर अपने दिमाग में सोच भी सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो और 6 से भी कटती हो, और कटने के बाद उसका रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचता हो। यानी 2 से कटे तो 0 आ जाए लास्ट में रिमाइंडर, यानी शेषफल। 4 से भी कटे तो शेषफल 0 आ जाए, 6 से भी कटे तो शेषफल 0 आ जाए। कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो इन दोनों को, यानी तीनों से कटता हो। तो देखिए 12 हमने सोचा, एक नंबर 12। देखिए 2 से 2 छक्के 12, 4 3 12, फिर 6 2 12, यानी इससे कट जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। नहीं तो निकाल भी सकते हैं ऐसे। देखिए 2 के 2 में 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6। अब फिर 2 से 1, फिर 2 से 1, 3 से 1, फिर देखिए 3 से 1 कम आए, और तब तक कटाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आंसर क्या आ गया, 12। आ रहा समझ में। अब आते हैं मौसा। देखिए ऐसे इसी का मौसा निकालते हैं, 2, 4, 6 का ही मौसा निकालते हैं। मौसा का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं में हाईएस्ट हो, बड़ा हो और कॉमन हो, यानी सब में मिलता हो। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कराया, तो 2 में 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट दे, है ना, सिर्फ 2 ही था जो इन तीनों को एक साथ काट रहा था। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। चलिए अब आता है अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती या परवर्ती। ऐसी संख्याएं हमेशा जब पूछता है तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, जो भी संख्या का पूछेगा इसमें +1 कर देना होता है। क्या कर देना है, सिर्फ +1 कर देना है। तो उसको हमको उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती पता चल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको 60 का पूछ दे कि 60 का परवर्ती क्या होगा, क्या पूछेगा, परवर्ती क्या होगा, तो कुछ नहीं, 60 +1 जोड़ दीजिए, 61। क्या हो गया, 61। ठीक है, अब आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है कि पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, यानी कि हमेशा याद रखना है जो भी संख्या, जैसे मान लीजिए 60 का पूर्ववर्ती पूछा, क्या पूछा, पूर्ववर्ती, तो 60 में से -1 कर दीजिए। इसमें क्या करना है, -1 करना है, उसमें क्या करना है,
+1, तो क्या कर देंगे, आंसर आ जाएगा 59। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सारी संख्या आ गई समझ में आपको। उत्तरवर्ती में +1 कर देना है, पूर्ववर्ती में -1 कर देना है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, सारी संख्या एक वीडियो में हमने कर दिया है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए हमें कि हम आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दें और आप लोग का टारगेट जो है वो DLED का वो कंप्लीट हो जाए, आप लोग सब लोग पास हो जाए मैथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।